श्रम है सुख का सेतु। श्रम स्वयं एक वरदान है। मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार श्रम ही है। हमारी सबसे प्रधान आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास स्थान की पूर्ति किसी न किसी के श्रम द्वारा ही होती है। अन्न के मिल जाने पर उसको खाने के लायक रोटी के रूप में परिवर्तित करने में भी श्रम करना पड़ता है और बिना श्रम के वह ठीक तौर से हजम होकर शरीर में रस रक्त के रूप में बदल भी नहीं सकता। यह सब देखते हुए भी मनुष्य श्रम से बचने की चेष्टा करते रहता है। इसके लिए वे अपना कार्यभार दूसरों पर लादने की कोशिश ही नहीं करते, वरन तरह तरह के आविष्कार करके यंत्र बनाकर भी अपने हाथ पैरों का कार्य उनसे पूरा कराने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम यह होता है, चाहे मनुष्य की दिमागी शक्तियाँ बढ़ रही हो पर शारीरिक शक्तियाँ क्षीण होती जाती है। उसका जीवन कृत्रिम तथा परावलंबी होता चला जाता है। चाहे नकली बातों को महत्व देने वाले और विचार शून्य इन बातों में भी गौरव और शान समझते हों, पर जीवन संघर्ष में इसके कारण विपत्तियां ही सहन करनी पड़ती है। इस संबंध में एक लेखक ने बहुत ठीक कहा है, पता नहीं कहाँ से यह गलत ख्याल लोगों में आ गया कि परिश्रम से बचने में कोई सुख नहीं है। परिश्रम करने से कुछ थकावट आती है, पर श्रम न करने से तो शक्ति का स्रोत ही सूख जाता है। मेरी समझ से तो बेकार रहने से अधिक श्रम साध्य और कोई काम नहीं है। कुछ काम न करना मानो जीते जी मर जाना है। परिश्रम श्रम का आधार है। यह वह चीज़ है जो हर मानव को विरासत में मिली है। दूसरे से वह शरीर से काम करवा लेना चाहता है। इसी काम लेने के कारण उसका शरीर बढ़ता और पुष्ट होता है। शारीरिक जीवन श्रम की प्रथम पूंजी है। इससे लिए अपने शरीर से काम लेना हमारा पहला कर्तव्य है। हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक है कि जिन अंगों से हम काम न लेंगे वे कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट रह सकते हैं और अपना काम तत्परतापूर्वक करने योग्य बनते हैं। कुछ लोग यह आशंका प्रकट किया करते हैं कि कोमल प्रकृति के बुद्धिजीवी लोगों अथवा बड़ी आयु के सज्जनों को शारीरिक श्रम से हानि पहुंचेगी, पर अनुभव ने बतलाया है कि बात ठीक इससे उल्टी है। जो लोग शारीरिक श्रम के इस नियम का पालन नहीं करते उनको अपना समय मनोरंजन में ऐसे साधनों में लगाना पड़ता है जो आगे चलकर चरित्र तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध होते हैं, जैसे सिनेमा, नाटक, ताश, गाना बजाना, उपन्यास, कहानी, गपशप आदि। जो आदमी इस तरह की बातों में समय व्यतीत करते हैं वे जीवन की वास्तविकता से हट जाते हैं और उनमें तरह तरह के शारीरिक और मानसिक दोष पैदा होने लगते हैं। इस परिस्थिति के दोषों का वर्णन करने किसी ने ठीक ही कहा है, ये सब बिना कोई उपयोगी श्रम किए मानसिक जीवन को कायम रखने के साधन मात्र है। इसलिए इसी प्रकार नए नए ढंग से वस्त्र, फैशन, दवाएं, सोडा, लेमन, टॉनिक, विद्युत चिकित्सा आदि ऐसी कृत्रिम और ठगी की युक्तियां हैं जिससे मनुष्य श्रम का अभ्यास न रहने पर अपने शारीरिक जीवन को वहन करने में समर्थ हो सकता है। पर यह तो कुछ ही ऐसी बात है, किसी पूरी तरह से बंद कमरे में पौधों को वायु प्रदान करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पानी की गैसें बनाई जाए, जबकि वास्तव में यह काम खिड़की खोल देने पर पूरा हो सकता है। दूसरे शब्दों में इसका आशय यह है कि भोजन करने से जो शक्ति पैदा होती है उसे शारीरिक श्रम द्वारा उपयोग में लाया जाए। इस तरह का शारीरिक श्रम हमको केवल अनेक हानिकारक प्रवृत्तियों से नहीं बचाता, वरन अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ भी देता है। अगर हम अपने बाग में प्रतिदिन घंटा 2 घंटा परिश्रम करें तो उससे जीवनदायक फल फूलों की प्राप्ति होगी। अगर हम खेती में कामों में प्रतिदिन कुछ समय लगाते रहेंगे तो हमें अन्न के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि के किसी काम का शौक या हॉबी की तरह ही करते हैं तो उससे अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि उच्च स्तर के बुद्धिजीवी या कला कुशल लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे सामान्य किसान मजदूरों की तरह पूरे 8 घंटे यह काम करें।
हमारा आशा यह है कि वर्तमान समय में उच्च श्रेणी के व्यक्ति अपना नियमित काम करने के बाद कई घंटे का समय मनोरंजन अथवा तफरीह के नाम पर उपयोगी और प्रायः हानिकारक कार्यक्रमों में लगाया करते हैं। उसके बजाय वे उसका एक अंश बागवानी, खेती, दस्तकारी जैसे किसी काम में लगाया करें, जिससे कुछ भिन्न प्रकार के वातावरण में पहुंचकर उनको मानसिक विश्राम भी मिल जाए और समाज के हितकारी उत्पादन में किसी प्रकार का सहयोग भी मिले। यह सिद्धांत सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियों पर भी लागू नहीं होता, वरन बड़े विद्वानों, कलाकारों और शासकों तक के लिए भी यह असंदिग्ध रूप से उपयोगी और कल्याणकारी है। संत विनोबा भावे ने जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ को सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल समस्याओं के भार से दबे रहते थे, यही सलाह दी थी कि वे प्रतिदिन सब काम छोड़कर 1-2 घंटा खेती का काम किया करें। जिस आदमी का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो कि उसे प्रायः 15 और इससे भी अधिक घंटे प्रतिदिन शासन कार्य में लगाने पड़े, उसके लिए खेती का कार्य करने की सम्मति देना कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ेगा। जो लोग श्रम की महिमा से अनजान हैं, वे तो इसे एक काल्पनिक आदर्श ही बताएंगे, पर वास्तव में इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए वातावरण की पूर्णतः बदल जाए, जिससे अधिक मानसिक विश्राम मिल जाता है और एक ऐसी ताजगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे 15 घंटे का काम 12 घंटे में पूरा होने की संभावना हो जाती है।